किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं जनता की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली से जनता के साथ, जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में चुनाव आयोग बहुत ही ज्यादा सख्त नजर आ रहा है दागी उम्मीदवारों को लेकर के। जी हाँ, क्या कुछ हुआ है ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर, क्या सोचती है दागी उम्मीदवारों पर, ये आप तक पहुंचाएंगे। लेंगे अपने मेहमानों की खास राय, क्योंकि खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कुलदीप यादव जी मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आरबी उपाध्याय जी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल गर्ग जी मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ विष्णु प्रिया भी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जनता का भी हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है दागी उम्मीदवारों को लेकर के। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दागी उम्मीदवार तो हर पार्टी में है। क्या कुछ सबक लेंगी पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, देश को गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों में अगर आप देखें तो 80% लोग दागी चेहरे ही भरे पड़े हैं। ये आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। आज ये चुनाव आयोग जो बोल रहा है कि 2 बार पेपर में, उसके बाद 2 बार मीडिया में इनको ज्ञापन देना पड़े। जब उसने क्राइम किया, उसके ऊपर क्राइम का धब्बा लगा तो कितनी बार पेपर में आया, मीडिया में आया। लेकिन आज जनता के बीच में ये प्रश्न उठाना केवल जनता के हकों को मारना है। आज के मुद्दे जो है वो मीडिया को उठाने चाहिए, वो चुनाव आयोग को उठाने चाहिए कि नेता को इन विषयों पे काम करना चाहिए, विकास पे बात करना चाहिए। एक जनता को, देश को गुमराह करने का काम ये राजनीतिक पार्टियां करने का जो काम कर रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, ये तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन जनता के अधिकारों का गलत इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है? देखिए, जनता हमेशा यही उम्मीद करती है कि भी उसका जनप्रतिनिधि हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां जो भी बाहुबली, धन बल हो, बाहुबल हो, उसी को टिकट देती हैं। और इस तरीके से संसद या विधानसभा में आप देखेंगे उस तरह का राजनीति का अपराधीकरण तेज़ी के साथ हो रहा है। और जो अपराधी हैं वो अपराध करने के बाद एक राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते हैं, बड़े नेताजी हो जाते हैं। कल तक पुलिस जिनको ढूंढती थी, पुलिस उनकी रखवाली करती है, पहरेदारी करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देर आए दुरुस्त आए, प्रश्न तो खड़ा किया है, कल और आगे जाएंगे। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि भी और कोई उम्मीदवार नहीं मिला। यही जो एक बाहुबली और धनबल जो था, जो एक क्रिमिनल आदमी था, इसी को टिकट क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं वो जो एक घेरा है वो कसेगा। और मैं समझता हूँ आम आदमी को राहत मिलेगी, सिस्टम में सुधार होगा। जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग चुनकर जाएंगे तो मैं समझता हूँ देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध नहीं छोड़ सकते, वो लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि में अपराधी रही है, उनके सारे यार दोस्त, चेले चमचे जो भी होते हैं वो सब अपराधी हैं। बड़ी बात बोलिए अनिल जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, देखिए धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पहले कानून में सुधार हुआ कि जो अपराधी होंगे, सजायाफ्ता होंगे, 2 साल से ऊपर उनकी सजा जाएगी, आगे इस समय तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दागी नेताओं पे किसी को बात करनी और समझने की जरूरत है वो जनता को है। अगर जनता किसी भी पार्टी का नेता जो दागी है, जो उन्होंने टिकट दे दिया है, उतार दिया मैदान में, जनता जिस दिन उसको नकारना शुरू कर देगी उस दिन ही असली बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव आज जरूर है लेकिन बहुत धीरे धीरे है। अभी भी देश की विधानसभाओं में, संसद में बहुत सारे दागी नेता भरे पड़े हैं। लेकिन जनता जब खुल
खुल के इस बात से नकारना शुरू करेगी कि किसी भी दागी उम्मीदवार को कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो टिकट देती है तो हम उसके खुल के विरोध में आएंगे। उस दिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी सुनती का है ना, वो कांग्रेस है ना बीजेपी है ना ही बाकी पार्टियां। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैंने इसलिए कहा है कि जिस दिन जनता दागी उम्मीदवारों को एक मुश्त होकर इकट्ठा होकर हराना शुरू कर देंगी और इसी बात पे हराएंगी कि ये दागी था, आपने टिकट गलत आदमी को दिया है, उस दिन राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होगी कि सवच्छ छवि के नेताओं को ही टिकट देंगे। तब बड़ी नहीं होगा। बड़ी बात। खेमचंद जी, भारतीय जनता पार्टी की जो कोर वैल्यूज हैं उसका पार्ट है सेवा, सुशासन और शुचिता। तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि दूसरे दल भी इसको फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरे दलों में बेचैनी है। 90% उनके जो वर्तमान नेता हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, उनको बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जनता को घुमा देते हैं और जो उनको करना है भ्रष्टाचार वो करते रहते हैं। उनके तो जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो भी जमानत पर बैठे हुए हैं। अब किस तरीके से जनता के सामने आएंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इंडी के लिए ये एक गले की हड्डी बन चुका है कि किस तरीके इसको अटकें या फिर इसको बाहर निकालें। बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि जनता बोलेगी, ये तो मानना पड़ेगा। और अटक इसको अंदर ले नहीं जा सकते क्योंकि उनके जो ज़्यादातर नेता हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की वैल्यू के आधार पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। हम इसको जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। विष्णुप्रिया जी, बड़ी बात खेमचंद जी ने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा जो बाकी पार्टीज हैं उसके जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए नेता है वो तो खुद जमानत पर बाहर है, कब स्वीकारेंगे? देखिए, पार्टियों को स्वीकारना तो चाहिए कुछ चीज़ें, और चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बड़ा कदम है। आप देख सकते हैं कि अभी पुरानी जो स्थिति थी, जो जितना ट्रोल हो रहा है हमारा चुनाव आयोग, उसे केचुआ बोला जा रहा है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ा कदम है अपनी छवि सुधारने का। और हमें बस देखना यही है कि वो किस तरीके से सारी पार्टियों में, मैं देखिए किसी एक पार्टी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कोई भी जो चीज़ें करते हैं वो सबके सामने है। कोई भी यहाँ पे पूरा दूध का धुला हुआ नहीं है, मैं एकदम सीधे सीधे ये बोलूँगी। लेकिन ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और हमें देखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कराती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे चुनाव। ये चुनाव आयोग के लिए चैलेंज है और जनता की इस पर क्या राय है, जनता से जान लेते हैं। दादा, क्या मानते हैं जो दागी उम्मीदवार है, अभी तक कोई पार्टी उसको लेकर के कुछ भी नहीं कहती थी, बल्कि उनको अपना टिकट दे देती थी, चुनाव में उतार देती थी। अब जाकर के चुनाव आयोग सख्त हुआ है तो लगता है इस पर कोई असर होगा? आज का मुद्दा तो किसी पार्टी पर है ही नहीं। आज तो सार्वजनिक बात है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन पर धाराएं चल रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं, आप उन्हें टिकट न दें। और हर पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि फल्ला जमानत पर है। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो अपराध भी करते हैं और जमानत भी ले लेते हैं और MP MLA भी हैं, उनको टिकट पार्टी नहीं दे। अगर कहीं पार्टी टिकट दिया तो नॉमिनेशन के समय ही चुनाव आयोग उसको गिरफ्तार कर लेगी। अगर नॉमिनेशन भी हो गया तो उसकी पर्ची, जो उसका नॉमिनेशन, वो रद्द हो जाएगा। इतनी सख्त है इस बार चुनाव आयोग। लगता है कोई फर्क पड़ेगा इसमें? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। एक सांसद हत्या भी करे, बलात्कार भी करे और कहे भी कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्यों देखा, कौन गवाह है, ऐसे हमारा देश चलेगा? ऐसा सांसद विधायक जनता को नहीं चाहिए। जनता को वो सांसद विधायक चाहिए जो पाक साफ हो, जिस पर कम से कोई, मान लिया कोई जमीन का मुकदमा है, व्यक्तिगत मुकदमा है, ये चलेगा। लेकिन आपराधिक हत्या बलात्कार का मुकदमा भी हो और वो हमारा प्रतिनिधि भी हो, इस पर चुनाव आयोग इस बार सख्त है। ऐसे लोगों को पहले ही आप टिकट नहीं दें। पहले ही टिकट नहीं मिलना चाहिए था, पहले ही होश में आना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी। कहना चाह रहा था, जैसे साहब ने कहा कि जितने भी अपराध, सारी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें अपराधी ना बैठे हों। आप जो है, आप अपने चैनल के माध्यम IB के या किसी भी उसके एक इंक्वायरी करें। फिर उन पार्टियों का भी लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार नहीं होना चाहिए लड़ने का। वो पार्टी भी अपना कैंडिडेट ना। भैया, कौन सी पार्टी बचेगी ये तो बताओ। नहीं, फिर नई पार्टी बनेगी, फिर राष्ट्रपति शासन होगा, हमारे पास पुलिस प्रशासन भी है। क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है? समाजवादी और बसपा में ऐसे लोग नहीं? कौन सी पार्टी में नहीं? मैडम देखिए, इस देश की दुर्दशा कर दी है इन पार्टियों ने। लोगों को लड़ा के काम इन्हें करना नहीं है, खाली गालत गलौज करनी है पार्लियामेंट में बैठ के, लोगों को नुकसान पहुंचाना है। सिर्फ जो आम लोग हैं, जो बेचारा अपना जीवन जो है वो कर रहे हैं,
अपनी जिंदगी थोड़ी सी जिंदगी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी इन्होंने सांस लेने बंद कर दिए लोगों के। लोग घर से निकलना बंद कर देंगे, ये हालात रहे। ठीक है, ठीक है। उपाध्याय जी, हर पार्टी में, बिल्कुल ये बात सही है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या सभी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए? जनता तो कुछ इस प्रकार की बात कर रही है। देखिए, कोई ना कोई एक एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वही एक्सक्यूज कि भी अमुक पार्टी में बहुत बदमाश टाइप के लोग हैं, अमुक पार्टी में, और सभी पार्टी में एक पार्टी ऐसी दूध की धुली नहीं है जिसके अंदर इस तरह के क्रिमिनल लोग ना हो। तो कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी, लेकिन जनता भी उतनी जिम्मेदार है। जनता जब कैंडिडेट को जब वोट करती है तो वो जाति के नाम पर करती है, धर्म के नाम पर करती है। तब क्यों नहीं देखती कि भी ये तो महागुंडा है, बदमाश है, इसको मैं अगर टिकट दे के जिताऊँगा। जनता जिताती है। कोई भी अपराधी अपने आप स्वयंभू नहीं जीत जाता, स्वयं वो एमएलए या एमपी नहीं बन जाता। जनता वोट करती है, वो जीतता है। तो जनता को भी सचेत होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का बायकॉट करे, उन्हें वोट न करे, तो राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे अच्छे लोगों को टिकट देने के लिए। बड़ी बात। देखिए साजिया जी, हमने पहले ही बताया कि देश को गुमराह करने का काम आज राजनीति पार्टियां कर रही हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी आती है, कांग्रेस। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, देश की जनता को गुमराह करने की बात। और इस पे भी राजतंत्र जो है उस पे भी गोटी खेलने से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। खेमचंद जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का इस समय हाल ऐसा है कि ना तो वो इसको नकार पा रहे हैं और ना ही इसको स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 90% से ज्यादा नेता, रुक जाओ फालतू की बातें बंद करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों के तीनों जमानत पे हैं। बलात्कारी कौन है? नाम कांग्रेस का क्या ले रहे हो? मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस का नाम क्या ले रहे हो? ब्रजभूषण को क्यों बचा रहे हो? कुलदीप सिंगर को क्यों बचा रहे हो? अमित शाह गृह मंत्री को क्यों बचा रहे हो? देना जवाब, देना जवाब, चुनाव आयोग के दे जवाब। ये आपका बात कर रहे हैं हमेशा कांग्रेस। अरे कब तक कांग्रेस का ढोल पीटोगे? कांग्रेस ने जो देश के लिए किया है वो बीजेपी ने नहीं किया है। जुमले मत दीजिए, जुमले मत दीजिए, सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ऊपर से नीचे गुंडों की पार्टी, कांग्रेस ऊपर से नीचे 95%, वहाँ पे या तो अपराधी या फिर फाइनेंशियल अपराधी, वहाँ पे ऊपर से नीचे तक तीनों के तीनों टॉप लीडरशिप इसमें फंसे हुए हैं। आरएलडी लालू जी की पार्टी ऊपर से नीचे तक, इनको हजम नहीं हो पा रहा है कि इस नियम से अब कैसे बचा जाए। मैं अच्छा मानता हूँ इस नियम को, देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। जरूर अपराधियों की टिकट कटनी चाहिए, तभी देश में सुधार आएगा। बड़ी बात। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपराधियों की टिकट कटनी चाहिए, लेकिन फिर तो बीजेपी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मैडम, मैं ये बार बार ब्रिजभूषण सिंह कर रहा है, सरकार कांग्रेस का ही था, क्यों जेल में डाल दिया? अमित शाह के सर उसमें था, कांग्रेस की सरकार था, क्यों फांसी चढ़ा दिया अमित शाह को? क्यों ने मोदी को फांसी चढ़ा दिया? आपके पास क्षमता था, ताकत था, आपने प्रज्ञा ठाकुर को कितना तरपाया, क्यों ने फांसी चढ़वा दिया? लेकिन आपने नाकाम साबित हुए। हम कह रहे हैं बात ये तरी पार की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी पालते हैं गुंडे, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, ये भाई साहब ने बोले हैं, जनता उसको नकारना चाहिए। जनता क्यों कैसे नकारेगा? वही पार्टी के नेता जो है जनता को नकारने का, उसको धमकाता है, डराता है। अगर वोट न देंगे तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम्हारा जमीन कब्जा कर ले, तुम्हारा घर मकान कब्जा कर ले, नेता धमकाता है, धमका करके वोट लेने का काम करता है। जो दागी नेता है उसमें जनता कैसे रिजेक्शन करे? हम कह रहे चुनाव आयोग से किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो, जो दागी है उसके घर परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुत युवा है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छे आदमी का हाथ में सत्ता जाएगा, अच्छे विकास होगा, अच्छे डेवलप होगा, ईमानदारी से सत्ता चलेगा। आप देख लो ये चीज है। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सही है ये, कि वे तो अपने गिरवान में भी जाग के देख रहे हैं। अगर हमारे में कोई कमी है तो हम अपने को भी सजा देंगे। और सामने वाले क्यों विपक्ष डर रहा? क्योंकि उन्हें पता है कि सारा का सारा जितना गठबंधन है सारा अंदर, उनको पता है चीज का, क्योंकि सारे अपराधी है उसमें, एक भी ठीक ठाक नहीं, उनमें से तो कोई बचेगा ही नहीं। चलो मान लेते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में 1, 2, 4, 6, 10, 20 कुछ लोग हैं, तो वे तो अपने को भी उसी नजरिए से देख रहे हैं जिससे अपराधी को देख रहे हैं। उसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो होना चाहिए। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, बोलिए। साजिया जी,
चुनाव आयोग जो जिस भी नियम पे काम करता है वो नियम बनाने का काम तो पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट ने नियम बनाए रखे थे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ TN शेषन जब पहले निर्वाचन इसके आयोग के जब कमिश्नर हुए, आयुक्त हुए, उससे पहले निर्वाचन आयोग को कोई कुछ इज्जत देता नहीं था, वैल्यू नहीं समझता था। पहली बार उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पहली बार बताया जब चुनाव होते हैं तो शासन प्रशासन पूरा चुनाव आयोग के नीचे काम करता है और जितने DM होंगे, जितने IAS होंगे, सारे उनकी मर्जी से काम करेंगे। तो पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि उनको नियम कायदे कानून में आना पड़ेगा। वो एक शुरुआत थी जिसका आज आप देख रहे हैं जो अंजाम यहाँ तक आया है। तो मुझे लगता है चुनाव सुधार अपनी जगह है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी सबक सिखाने के लिए जरूरत है कि जनता भी भाई भतीजाबाद से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति कोई उनकी जो बात रहती है, इच्छा रहती है, उसको छोड़ करके योग्य उम्मीदवार को चुने। अगर योग्य उम्मीदवार को जिस दिन जनता चुनेगी, हर पॉलिटिकल पार्टी विवश होगी इस काम को करने के लिए और चुनाव आयोग का काम भी आसान होगा। आप देखिए पीछे यूनिवर्सिटी के चुनाव में लिंगदो की जब सिफारिश आई उससे पहले कितना पैसा खर्च होता था। अब पैसा वो लिमिट्स कर दिया गया, अयोग्य घोषित हो जाते हैं। ऐसे ही अभी आम चुनाव में भी जो एक लिमिट्स है पैसे की, उस पर भी एक कंट्रोल हुआ है। तो मुझे लगता है कि नियम अपनी जगह है, लेकिन जनता ही सबसे इसका बेहतर जवाब है। ठीक है, जनता जवाब दे सकती है विष्णुप्रिया जी, लेकिन वो जनता बेचारी करे क्या? वो जनता बेचारी करे क्या जिसको डराया जाए, धमकाया जाए चुनाव से पहले और ये कहा जाए कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारे घर फूंक दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा। इस प्रकार की अगर घटनाएं घटे तो वो बेचारी जनता करे क्या? और इसमें मैं एक और घटना मैं आप जोड़ देती हूँ। शायद हम ये तो भूल ही गए कि हम कितनी रिश्वत, पार्टियां कितनी रिश्वत भी देती हैं लोगों को, और ये करने से आपको ये मुझे लगता है आगे का नहीं सोच पा रहे हैं कि अभी तो ये कर लेंगे, लेकिन जब वो लोग सत्ता में आ जाएंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। लोगों को डरा के धमका के आप एक बार को सत्ता हासिल भी कर लो, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि जनता के पास इतनी पावर नहीं है कि वो फिर से सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है? और देखिए, रही बात आपसी बैर की, तो मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है अपने वॉर के लिए कि कहीं भी डिबेट का मुद्दा उठता है बस आपको कांग्रेस बीजेपी की आपसी लड़ाई देखने को मिलेगी। इससे अच्छा आप एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को देख के उस पर काम करिए और जनता के लिए थोड़ी आवाज़ उठाइए, उनके लिए थोड़ा काम करना बड़ी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता की बारी, बोलिए जी। अभी सबसे पहले ये जो कानून पारित हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें सबसे बड़ी बात जो निवडणूक आयोग ने रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए एजुकेशन की, क्योंकि जिन पे गुने दाखिल होते हैं वो लोग पहले से ही काफ़ी सारे राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि वो कौन सा गुना दाखिल हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कल जाके कोई भी नेताओं पे एलिगेशन लगाएगा और उसके तहत उनको इलेक्शन के टाइम पे चुनाव नहीं लड़े जा सकेंगे, तो उसमें तो दोनों की भी गलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एजुकेशन का मेन तो मुद्दा रखना चाहिए इलेक्शन आयोग ने। एजुकेशन भी देखनी चाहिए, एजुकेशन भी देखनी चाहिए। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। चुनाव आयोग का ये फैसला स्वागत योग्य है। नाम लिया जाता है कि फलाने भ्रष्टाचारी हैं, अगले दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये चुनाव आयोग बीजेपी को बताना चाहता है, डायरेक्ट तौर से नहीं, इंडिकेट दे रहा है कि अगर आपने इस बार किसी भी भ्रष्टाचारी को या क्रिमिनल को टिकट दिया तो आप पर भी कार्रवाई हो। लेकिन भैया बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए ना, उनके ऊपर आरोप लगे। एक का किसी का भी नाम बलात्कार में गिनवा दें। बलात्कारी का आरोप लगा था ब्रजभूषण पे, इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? और जिन बेटियों ने हमें मेडल दिलाया, देश की शान बढ़ाई, उन्हें जब चाय पीनी होती थी, फोटो खिंचवाने होते थे, तो उन्हें PM आवास बुलाया जाता था। और जब यहाँ पर खड़े होकर धरना दिया, बेटियों को रोंदा गया, उस दिन शर्म नहीं आई। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी नेशनल प्रोटेस्ट हुआ था उसमें किस लेवल का मतलब बीजेपी ने रोल निभाया। अभी ब्रजभूषण जी के खिलाफ जो भी बोला गया था, क्या करा गया इन्होंने? बीजेपी ने जो भी लाइन बोली थी कि भाई हमें इस्तीफा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या किया उन्होंने? आप खुद से देखो किस तरीके का ऐसा लगता है ड्रंक कार्ड है कोई। बिल्कुल, तो ये आम जनता का गुस्सा है। जनता सवाल पूछ रही है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, उसको राजनीति में बुलाया ही क्यों जाता है? और बुलाते हैं, यदि वो एंट्री करता भी है तो पॉलिटिकल पार्टी कोई बैकग्राउंड खंगाले बिना उसको आखिर कैसे अपना उम्मीदवार बना सकती है? जनता ये सवाल पूछ रही है और लगातार यही सवाल पूछ रही है। किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि सभी पार्टियों से यही सवाल पूछा जा रहा है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर जब निर्वाचक आयोग ने ये फैसला लिया है, इस फैसले पर निर्वाचक आयोग अटल रहे, जो अपराधी सांसद या विधायक या पार्षद या जो भी हैं, उनके परिवार को भी वोट ना, उनके परिवार को भी टिकट ना देने दें। क्योंकि अपराधी मैं हूँ, मेरे भाई को टिकट मिल जाएगा, मैं सांसद बन के बैठ जाऊँगा, फिर क्या फ़ायदा होगा भाई?
हाँ, परिवाद भी खत्म होना चाहिए। जो अपराधी है किसी भी पार्टी का हो, हम सभी पार्टियों की जो है बाइकआउट करेंगे। जिस पार्टी का अपराधी है उस पार्टी की भी जो है ना, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके ऊपर भी कार्यवाही हो कि वो किसी अपराधी को टिकट ना दे टिकट ना। इसको समझना होगा उपाध्याय जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जनता वाकई मतलब ऐसे कनेक्ट होती है नेताओं से। जनता के लिए कौन सोचेगा, जनता उसी के लिए सोचेगी। ये वही समय है। देखिए, दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जब जनता चाहती है नेता पैसा दे, तोहफे दे, उपहार दे, कहाँ से देगा? अपनी प्रॉपर्टी बेच के कोई नेता चुनाव लड़ता हो? नहीं लड़ता। सब वो जो पैसा होता है वो चाहे तो उसने अपराध करके कमाया है या भ्रष्टाचार से कमाया। भ्रष्टाचार की बात सब कहेंगे, सब अपराध के खिलाफ हैं, लेकिन हर पार्टी में अपराधी हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भी खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ? कल भी पुलिस वाला पैसे लेता था, आज भी लेता है। ट्रैफिक पुलिस वाला, ट्रैफिक पे ध्यान कम होगा, पैसे लोग देखते हैं डेली, रोज उसके साथ रूबरू होते हैं और फिर कहा जाता है, नारा लगाया जाता है कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जनता का कनेक्ट है। जनता कनेक्ट भी तो हो रही है। देखिए, जनता के पास ऑप्शन क्या है? एक बड़ा चोर, एक छोटा चोर। और जब पॉलिटिकल पार्टियां अपराधी लोगों को टिकट देती हैं तो वो जनता ये देखती है ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये थोड़ा छोटा है, तो वो उसमें से चुनना होता है उन्हें। जनता नहीं चुनती है उम्मीदवार जो टिकट दे देंगी पॉलिटिकल पार्टियां, किसी को दे दें, अपराधी को दे दें, व्यभिचारी को दे दें। मजबूरी है उन्हीं में से एक चुनना है। लेकिन बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। नोटा का बटन है, आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, कह सकते हैं हमें कोई पसंद नहीं है। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जनता के बीच में से आज प्रेम का एक उदाहरण सामने आया आपके चैनल पे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी बीजेपी के ऑफिशियल ट्वीट पे राहुल गांधी जी को 10 सिर वाला रावण बताने का काम किया गया। आप ये जान लीजिए कि इनको रावण का रूप कैसे धर लेते हैं? स्पष्ट कर रहा कुछ भी स्पष्ट कर रहा। ईडी हो, रावण सीबीआई, बड़ा पंडित था। सुन लीजिए, सीबीआई हो, ईडी हो, सारे विभाग, न्याय मूर्ति जितने भी है, इस रावण मोदी ने उनको उल्टा कुइया में डाला है। और अब हनुमान बन के राहुल गांधी उतरे। बस कुछ भी। ये सुन लीजिए, फिर बीजेपी वाले भक्त नहीं है। फिर बीजेपी वाले भक्त नहीं है। भक्ति तो आप दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र भी है। ठीक है। पोजीशन। जो लोग राम को नहीं मानते वो अपने आप को हनुमान कहते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम सेतु है नहीं, राम काल्पनिक है। राम राज लाने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी के आने के बाद ही लोग अच्छी चीजें देख रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद ही चुनाव जो आयोग है वो अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है। मोदी जी के आने के बाद मंदिर बन रहा है। मोदी जी के आने के बाद 370 हटा। मोदी जी के आने के बाद हम अपने दुश्मन के घर में घुस के मार रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, बहन बेटियों को सशक्त किया जा रहा है। आज 107 मेडल जीते हैं हम लोगों ने एशिया में, कभी पहले जीते। मोदी जी ने अपने जो प्लेयर हैं, अपने जो खिलाड़ी हैं, उनको एम्पावर किया है, लगातार सशक्त करने का काम किया है। करोड़ों जो मुस्लिम बहनें हैं उनको ट्रिपल खेमचंद जी, लेकिन इस बार प्लेयर्स की बात जहां आती है फिर जनता सवाल पूछने लग जाती है कि जब आप लोगों को खिलाड़ियों से इतनी मोहब्बत है तो जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठते हैं तब आप लोग उससे मिलने क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, उन्हीं खिलाड़ियों ने कहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरीके से खुश हैं। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करे, कानून काम कर रहा है। एफआईआर दायर हुई है, हमारा राज है। हमारे राज में किसी के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी का हो, बाहर का हो, बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा जाएगा, प्रियंका गांधी जी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो आपकी पार्टी के नहीं है। मैम, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आपने इतनी उपलब्धियां गिनाई, अपने मैनिफेस्टो पे कभी भी ध्यान दिया है? आप बताइए, 2016 का, 2000 अभी 24 का भी नया। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का वादा था मैनिफेस्टो में, वो पूरा कर दिया। तो राम मंदिर अब मुद्दा खत्म हो गया ना, इसके बाद कैसे राजनीति होगी? इसके बाद राजनीति कहाँ से करेंगे? उसके अलावा मेरा कहने का मतलब ये, मैनिफेस्टो में 15 लाख भी थे, बेरोजगारी भी थी, बिजनेस ग्रोथ भी थी, निजीकरण नहीं था कि ये बेचेंगे, ये बेचेंगे, ये बेचेंगे। सारा ही बेच डालोगे क्या? अडानी के हाथ में दे दोगे क्या? हम देखिए, जो बात कर रहे हैं अडानी राजीव गांधी कांग्रेस का पाला हुआ था। और जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर
युवाओं को रोजगार दे रहा है, अडानी अंबानी दे रहे हैं, जितना डेवलपमेंट करा अडानी अंबानी करा, और जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना बड़े बड़े ब्रिज बना रहे, बड़े उद्योगपति बना रहे, और जो बात कर रहे भैया मैं LIC में एजेंट हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, और जो बात नहीं गई है, और जो बात कर रहे हैं LIC की बात कर रहे हैं, जो लोगों को 6% ग्रोथ दे रही है, जो लोगों को LIC को जो बात होती है ना, जब सरकारों के पास खजाना बंद हो जाता, जब कांग्रेस के पास पैसा खत्म हो जाता था, इसी LIC के पास कटोरा लेके जाते थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खेमचंद जी सवाल बहुत सारे आपके ऊपर। देखिए कुछ इंडी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, मैं उनको बता दूं 370 हटाने का हमारा वायदा था, किसने हटाया? हमने हटाया। हमारा वायदा, अरे रोजी रोटी दे रहे हैं, हम सबको खाना दे रहे हैं, सबको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत हम लोग कार्ड दे रहे हैं ताकि स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। हम लोगों ने घर घर में टॉयलेट बनवाया, हम लोगों ने बहन बेटियों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा दिया, हम लोगों ने सभी का अकाउंट खुलवाया। आज 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, 1 का 1 रुपया गरीब को जाता है। एक एक पाई का उपयोग लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। पहले 1 रुपया जाता था, उसका 85 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता था, सिर्फ 15 पैसे जाते थे। आज डायरेक्ट ट्रांसफर के तहत कोरोना में वैक्सीन किसने लगाई? किस किस को वैक्सीन लगी? किसने लगवाई? मोदी जी ने लगवाई। उससे पहले 20-20 साल हो जाते थे, 15-15 साल हो जाते थे, 25-25 साल हो जाते थे, महामारियों की दवाई। ठीक है खेमचंद जी बोलिए। मुझे ना दो प्रश्न करने हैं आपसे। सुनिए आप सुनिए मेरी बात। 2 प्रश्न करूंगी। पहली बात तो ये, आप हमेशा मोदी जी क्यों? एकात्मिकता की सरकार है क्या? यहाँ बीजेपी की जगह सिर्फ मोदी जी क्यों होता है? और दूसरी चीज, कौन सी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? शायद आप पिछली डिबेट्स में भी लगातार मुद्दा यही है कि महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी दी ही नहीं जा रही है। हमें कितना खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, कितना और आगे जाने पड़ेगा जब हमें सुरक्षा मिलेगी। और कोई भी ये जितने भी केसेस होते हैं ये बंद होंगे क्या? कौन सा स्टेप आपने लिया है बताइए महिला सुरक्षा के लिए? आप मुझे बताइए ना। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। ये हमारी बहनें, अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है, इनको जानकारी नहीं, वो जानकारी दे दूं। सुकन्या योजना किसने शुरू करी? मोदी जी ने शुरू करी। खेमचंद जी, महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा का मतलब फाइनेंशियली एंड एज वेल एज फिजिकली, दोनों सुरक्षा जरूरी है। फाइनेंशियली एम्पावर करने का काम किसने किया? हमने किया। और इसके अलावा बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने का काम किसने किया? हमने। जनधन अकाउंट के थ्रू अकाउंट को किसने खुलवाए? 25 करोड़ हमने खुलवाए। वर्किंग वोमेन को 6 महीने की छुट्टी, डबल छुट्टी देने का काम किसने किया? ठीक है। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए बीजेपी ने, बहुत सारी योजनाएं चलाई अनिल जी। लेकिन एक सवाल जो लगातार खड़ा हो रहा है वो ये सवाल है कि महिला सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? हम कंझावला केस नहीं भूले हैं, हम महाकाल की नगरी में क्या हुआ वो भी नहीं भूले हैं, इसके अलावा इससे पहले और इसके बाद के जो इंसिडेंट्स है वो भी नहीं भूले हैं, हम राजस्थान भी नहीं भूले हैं। लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा आज भी ज्वलनशील मुद्दा है, उस पर क्या किया है? जनता ये जवाब चाहती है। साजिया जी, महिला उत्पीड़न ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी, अगर बीजेपी राजस्थान की बात करेगी, कांग्रेस मणिपुर की बात करेगी, उज्जैन की बात करेगी, ये विषय राज्य का है ही नहीं। ये विषय है जनता से जुड़ा हुआ कि महिला किसी भी देश की होगी, राज्य की होगी, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, उसकी सुरक्षा कैसी होगी? तो मेरा कहना है ये कानून व्यवस्था को लेके है। कानून व्यवस्था चूंकि स्टेट मैटर होता है, इसलिए बहुत जल्दी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को आरोपित करती है। लेकिन ये पब्लिक अवेयरनेस का भी है, का भी है, कानून का भी है और उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी है। और मैं मान के चलता हूँ कि ये पुलिस किसी भी राज्य की होगी, उसको किसी भी राज्य के शासन होगा, उसके परे महिलाओं के प्रति जो जरा सा भी अपराध होता है उसके जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन जितनी फास्ट करेगी, जितनी त्वरित करेगी, उतना ही जनता में ये संदेश जाएगा, अपराधियों में भी संदेश जाएगा कि आप अपराध करेंगे तो आपको बहुत कड़ी और जल्दी इसके सजा मिलेगी। ये बात अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए कहेंगे तो मैं मान भी लूंगी, क्योंकि स्थिति वहां पर कुछ ऐसी नजर आती है कि जब काम नहीं होता तो योगी जी अगले दिन पूछ लेते हैं कि आरती उतार रहे थे आला अधिकारियों से। लेकिन वही स्थिति हमें दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए क्यों नजर नहीं आती है? वही स्थिति हमें महाकाल की नगरी में नजर क्यों नहीं आती है? या फिर कहीं और जहां पर केंद्र की, जहां बीजेपी की सरकार है या फिर केंद्र के अंडर पुलिस आती है, वो तो दिल्ली है, तो वहां पर वो स्थिति क्यों नजर नहीं आती है? महिला सिक्योरिटी के नाम नहीं लिया मैंने, एक और लाइन बताई है। कहीं भी महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो पुलिस को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तत्पर करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अपराधियों में संदेश जाए और जनता में भी भरोसा जागे।
सुखी रहो। बिल्कुल, जनता में भरोसा जागने की जरूरत है। देखो मैडम, सबसे पहले जो महिला सुरक्षा की जो बात हो रही है ना, सबसे पहले जो हमारा जुडिशरी जो है बहुत कमजोर है, बहुत स्लो काम करता है। हमारा जो भी पुलिस की कार्रवाई ये भी बहुत कमजोर है। जब तक ये सुधार ना होंगे, और दूसरी बात ये 9 बच्चे पैदा करेंगे, बोलेंगे मोदी का दिन है, यहाँ पे भी देखने पड़ेगा आपको, यहाँ पे बेरोजगार को आपको झेलने पड़ेंगे। आप सरकार की ये नीति, आपके पास एक बाल्टी पानी पीने के लिए 9 आदमी को नहीं पिला सकते हो आप, तो ये पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने पड़ेगा महंगाई के साथ साथ। अगर आपको देश को सुरक्षा चाहिए, जिम्मेदार वो करना पड़ेगा। तो लेकिन इस पे कोई ध्यान पॉपुलेशन पर ध्यान, ठीक है, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं जो जैसे विपक्ष उठा के लाते हैं। अगर यहाँ कोई मुद्दा होता तो यहाँ दंगे होते, चोरियाँ होती, लूट होती, सरेआम आदमी के कत्ल होते। यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें नहीं है। यहाँ महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ महंगाई होती है, देखो पाकिस्तान में खूब लूट हो रही है, खुला लूट मर्डर हो रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल विपक्ष था। अगर कोई मुद्दा है तो 2024 में विपक्ष का भारत मुक्त का मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं जनता के सामने। बड़ी बात कह रहे हैं, जनता के बीच से आवाज उठी है कि हमारे बीच में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जो स्थिति पाकिस्तान की है वो तो जरा देखिए, वहाँ पर लोग मर रहे हैं भूख से। अब हम पाकिस्तान पहुंच गए, चाइना पहुंच गए, अपना मुद्दा बना रहा है वो विपक्ष बना रहा है। देश संभल नहीं रहा है। सारे क्राइम करने वाले नेता सभी पार्टियों में बैठे हैं। चुनाव आयोग जनता को जागरूक करना चाहता है, और जनता जागृत हो और आने वाले चुनाव में उसी को वोट दे जो सामाजिक मानवता, भाईचारा, प्रेम ये जनता के बीच में बना के रखे। जिस तरह से आज नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को अगर कोई खत्म कर सकता है तो ये हमारी सम्मानित जनता खत्म कर सकती है। इस जनता पे मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जनता को ही डरा रहा हो वोट देने के लिए, जनता बेचारी क्या करेगी ऐसे में? उसके लिए चुनाव आयोग गया है, उसके लिए प्रशासन आ गया है। वो क्यों मतलब आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाई पॉलिटिकल पार्टी तो जब जनता उनको मौका देगी तो आएंगे। अभी जो सरकार बनाए हैं, ये सरकार क्या कर रही है? आप लोग की क्या जिम्मेदारी है? बैकग्राउंड चेक करेंगे या नहीं करेंगे? हम तो आवाज नहीं, हम तो आवाज उठा रहे हैं। टिकट आप लोग देते हैं, टिकट आप लोग देते हैं, ऊपर एडी बैग दिया जाए और जिम्मेदार जनता हो जाती है। टिकट आप लोग दे, जिम्मेदार जनता। मैं वही जो डरा रहे हैं, जनता एकजुट हो, जनता एकजुट हो, आवाज उठाए, और आवाज उठा रही है जनता, उठा रही है आवाज। जनता आवाज तो बोलिए कि कांग्रेस पार्टी में आज के बाद से आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देने वाले, ना दिलवाने वाले हैं। 100% मैं बोलने के लिए तैयार हूँ कि जितने भी दागी नेता है, कांग्रेस पार्टी उनको ऑन द स्पॉट बाहर करे। और क्या ये बीजेपी जो अपने आप को राम के आदर्श पे चलने का कार्य करती है, करेगी? कभी नहीं करेगी। और कांग्रेस सदा भाईचारा और प्रेम की। ठीक है, जान लेते बीजेपी से, जान लेते हैं। देखिए, शायद ये बाहर हो जाए, बिल्कुल पक्की बात। राहुल गांधी अपराधी हैं, फाइनेंशियल अपराधी हैं, सोनिया गांधी फाइनेंशियल अपराधी हैं, प्रियंका गांधी फाइनेंशियल अपराधी हैं। हम तुम्हारी हजम नहीं हो रहा है, हम जनता का टॉप खून लीडर नहीं अपराधी बहाएंगे। हैं, इसका तुम्हारी मतलब तरह पता जनता चल का जाता खून नहीं है। ये बहाएंगे। बदमाशी नहीं करते, तुम जाके बधुआ तुम बनो, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तुम जाके मोदी बदमाशी भक्त का बनो। मतलब ये होता है। हम अब देश ऊपर से भक्त नीचे हैं। तक हम अपराधी देश हैं। भक्त देखिए, हैं। आपने महिलाओं के विषय में पूछा, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। 60 साल तक ये लोग लटकाते रहे, भटकाते रहे। हम एम्पावर कर रहे हैं, हम उनको फाइनेंशियल एम्पावर कर रहे हैं, हम लोग उनको शासन में बराबर का हक देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी सबके लिए सोच रहे हैं, और वो अपलिफ्टमेंट करने की बातें करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूपी में कहते थे बेटी है तो लड़ेगी, लेकिन जिसका फोटो यूज किया उसी को बाहर कर दिया, वो रोती फिर रही थी। ये सिर्फ मिसयूज कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एम्पावरमेंट करने का काम करते हैं, इसीलिए लोग उनको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन घबराया हुआ, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि राहुल की टिकट कट जाएगी। ठीक है मैडम जी, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, शहीद भगत सिंह के गांव पंजाब से इसमें एप्लीकेशन लेके आए हैं। आज की डेट है, कमिश्नर को मिल के आया हूँ जी। इसमें लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना। और जो पंजाब के सीएम है केजरीवाल जी, जो आपकी बात मतलब पंजाब में केजरीवाल भगवंत मान एक ही बात है जी, ऑर्डर ये करते काम, और उसका तो खाली समस्या क्या है? समस्या ये है जी, पंजाब में भगत सिंह के गांव में आकर केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने वादे करे कि हम 1000 रुपया 24 घंटे में देंगे सरकार बनने के बाद।
MSP किसानों को देंगे, मतलब नशा 24 घंटे में ख़त्म करेंगे। और वो वादे पूरे नहीं हुए। वो जो कैंडिडेट है, कल और परसों 2 दिन का हमारा धरना उसके गांव से आए हैं, केजरीवाल के घर के बाहर। धरना किस बात का? लेकिन ये नेताओं का कसूर नहीं है। इस भाई ने बहुत बढ़िया बात करी, इन्होंने भी बहुत बढ़िया बात करी। इन नेताओं का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने तो कैंडिडेट जो आज का ज़माना चल रहा, मैं आपके माध्यम से 15 साल से लेकर 40 साल के बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ। यहाँ जो सब पॉलिटिकल लोग हैं, आधा मिनट मुझे ज़रूर देना जी। मतलब इन्होंने तो कैंडिडेट, आज जो हमारी पब्लिक है, हमारे ऑल वर्ल्ड में हमारे देश की जो पब्लिक है, सबसे बेवकूफ़ हम लोग हैं। क्यों? जब वोट आते हैं, इलेक्शन आती है, मुझे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नेता लोग भड़का देते हैं। हमारे जो पब्लिक लोग हैं, हम किन को सिलेक्ट करते हैं? जितना गुंडा से गुंडा हमारा नेता आएगा टिकट लेके, हम वोट ही उसको देते हैं। और दूसरी बात, जब 5 दिन इलेक्शन में रह जाते हैं, जैसे मेरी बहन ने बोल दिया कि उसने मुझे पानी की 4 बोतल दे दी, टिकट दे दी, गुस्सा नहीं करना। मतलब हम लोग करप्ट हैं। हम, मुझे लाल चाहिए 5 दिन पहले दारू। ठीक है, तो बताना चाह रहे हैं कि जनता को भी सोचने की जरूरत है, अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है कि अगर आपको कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो गुमराह ना होइए। अपने विवेक से काम लीजिए और अपने विवेक के साथ ही सरकार को चुनिए, अपने कैंडिडेट को चुनिए। यह है जनता की आवाज। इसी प्रकार से ये सिलसिला लगातार